नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। वक्फ बिल पेश होने के लिए तैयार और शाह की भी तैयारी पूरी। देर शाम, मंगलवार देर शाम और देर रात होते होते ये मान लिया गया था कि वक्फ बिल का रास्ता बिल्कुल साफ है। एनडीए के पक्ष में पूरी तैयारी कर ली है, नंबर गेम अमित शाह ने सेट कर रखा है। लेकिन मंगलवार की देर रात, और देर रात क्या कहें, सीधे कहें आधी रात, मंगलवार की आधी रात चंद्रबाबू नायडू ने एक इमरजेंसी मीटिंग की। और इस इमरजेंसी मीटिंग में जो चंद्रबाबू नायडू ने निर्णय लिया, उस निर्णय ने, उस फैसले ने ऐन वक्त पर अमित शाह को फंसा दिया। सिर्फ अमित शाह नहीं, ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो फंस गया। ऐसे मुकाम पर, ऐसे मोड़ पर फंसा है जहां पर वक्फ संशोधन बिल का जो नब्ज है ना, नब्ज, उस नब्ज को दबाया। अब यह भी दिल्ली की स्क्रिप्ट है या चंद्रबाबू नायडू की अपनी सियासत बचाने की कवायद, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी। एक तरफ ऐन वक्त पर बिल पेश होते होते नायडू ने पेच फंसाया है, तो दूसरी तरफ राहुल की तैयारी पूरी है। मंगलवार शाम को इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के साथ, सभी पार्टनर्स के साथ राहुल गांधी ने मीटिंग की। लेकिन उसके साथ ही कांग्रेस के अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ बिल पेश होने के ऐन पहले मीटिंग। अब कांग्रेस की तैयारी किस मोर्चे पर, किस लेवल पर है और मकसद क्या है? नंबर गेम में अगर पिछड़ जाते हैं तो भी कैसे माइलेज ले सकते हैं इस वक्फ संशोधन बिल के जरिए, सियासी माइलेज। ये कांग्रेस की रणनीति है, राहुल गांधी की रणनीति है। इन सारी रणनीतियों के बीच अगर इस वक्त तनाव में कोई है तो अपोजिशन नहीं है। ये मैं फिर कह दूं, अपोजिशन बिल्कुल तनाव में नहीं। इस वक्त अगर तनाव में है कोई, तो मोदी और शाह की जोड़ी तनाव में है और कोई तनाव नहीं। अब ये पूरा आधी रात की मीटिंग में हुआ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये है। मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा। इस देश के सबसे क्रेडिबल, सबसे ज्यादा जिसकी क्रेडिबिलिटी है, उस अखबार की ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है। एक्सक्लूसिव स्टोरी। लेकिन पहले भाव को चर्चा में जोड़ लीजिए, फटाफट जोड़िए कंट्रोल रूम भाव को चर्चा में। उसके बाद हम वो भी दिखाएंगे आपको। ये मनगढ़ंत नहीं है। स्वागत है भाऊ आपका। मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है ये। मैं रिपीट कर दूं, इस देश के सबसे क्रेडिबल अखबार की एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। मैं सबसे पहले उसकी कटिंग ही दिखा देता हूं। कंट्रोल रूम एक बार चला दीजिए वो हेडलाइन जो लिखा है अखबार ने। ये अखबार इंडियन एक्सप्रेस है और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सक्लूसिव स्टोरी है। बीजेपी अलाइड टीडीपी टू सीक वन की चेंज। वन की चेंज, एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो चेंज चाहता है इस बिल में। वो चेंज क्या है, अब वो भाव से समझेंगे। भाव, आधी रात की ये मीटिंग, शाह का पसीना तो घुटने से सर की तरफ जा रहा होगा, नीचे से ऊपर, क्योंकि नंबर गेम फिट था। बीजेपी कंफर्ट जोन में थी। एनडीए का पूरा नंबर गेम, काफी जो मेजॉरिटी चाहिए 272 और 119, राज्यसभा में 119, लोकसभा में 272, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी। ऐन वक्त पर चंद्रबाबू नायडू ने खेल कैसे किया, क्यों किया और क्या किया? देखिए आशीष, कल भी हमने 2-3 प्रोग्राम किए इस पे और आज भी हमारा शुरुआत ही इस प्रोग्राम से हो रही है। सवाल ये नहीं है कि जो अमेंडमेंट जनता दल यूनाइटेड ने दिए, जो अमेंडमेंट तेलुगु देशम पार्टी ने दिए आंध्र प्रदेश और बिहार से, जो 2 बैसाखियां हैं, इन्होंने 3-3 अमेंडमेंट दिए और इनको एश्योर किया गया कि आपके जो भी सुझाव है उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, बिल में हम जोड़ देंगे, उसके हिसाब से बिल को मॉडिफाई करेंगे। तो ये दोनों को लग रहा था कि हम हमारा फेस सेविंग कर लेंगे। हम ये बोलेंगे कि वक्फ बोर्ड में जो मुसलमान को लगता था कि उनके खिलाफ है वो हम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, ये समझाइश भी दिल्ली से गई। दिल्ली ने ही उनको कॉन्फ्रेंस में लेके बोला कि यदि ये 3 अमेंडमेंट आप आपकी तरफ से भेज दीजिए, हम इसको कर देंगे, आपका भी फेस से हो जाएगा और बिल भी पास हो जाएगा। और इन लोगों को लगा कि चलो ठीक है, अमेंडमेंट हो गए। इन्होंने भी अपने अमेंडमेंट भेज दिए,
हो गया। मैंने कल भी कहा था, बार-बार मैं कल कह रहा था, कल के भी प्रोग्राम में, ये अमेंडमेंट भेजने के पहले जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी ने किस स्टेक होल्डर से बात हम्म, की? ये तो खुद ही सरकार में स्टेक होल्डर है। ये हाँ, सरकार के स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है। हम्म, लेकिन बिल जिनके लिए ला रहा है, उस स्टेक होल्डर का क्या? जो हम्म, बात हम समझ रहे थे, हम तो मुस्लिम नहीं हैं, हम्म, लेकिन बिल देख के हम समझ रहे थे, क्योंकि हमारे भी हिंदू श्राइन बोर्ड है, कई के अलग-अलग जगह भगवान के ट्रस्ट है बने हुए। हम भी जानते हैं कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं। और जब दूसरे धर्म में इंटरफियर होता है, तो वो धर्म उसका विरोध करता है। जैसा बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो हम्म, है, वो गया में बहुत बड़ा विरोध कर रहा है। हम्म, ऐसा ही विरोध मुस्लिमों से हुआ। तो ये हम्म, अमेंडमेंट क्या है, ये कल मार्केट में लीक हो गए, हम्म, मीडिया में आ गए। तब मुस्लिम जो नेता होंगे या मुस्लिम क्लर्जीज होंगे या उनके धर्मगुरु होंगे हम्म, या जो सिविल सोसाइटीज होगी मुस्लिमों की, उन्होंने हम्म, जब प्रेशर बनाया, तो चंद्रबाबू नायडू को ये बात समझ में आ गई कि दिल्ली ने जो हमको लॉलीपॉप दिया था कि ये अमेंडमेंट दोगे तो मुसलमान भी खुश होगा, लेकिन स्टेक हम्म, होल्डर से बात करनी होगी। और जब उन्होंने स्टेक होल्डर से बात की, तो रात को 12 बजे उन्हें एक नया अमेंडमेंट फिर और मूव करने की बात करनी पड़ी कि ये जो बोर्ड में नॉन मुस्लिम लोग होंगे, ये नहीं होने चाहिए। हम्म, अब उन्होंने फिर अपनी थोड़ी-सी इसमें चमड़ी बचाते हुए ये कह दिया कि उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर हो कि ना हो, ये राज्यों पे छोड़ा जाए। हम्म, हाँ, उससे उन्होंने बीजेपी को बेल आउट भी किया हम्म, कि भाई आंध्र प्रदेश में हम हैं, तो हम तो नॉन मुस्लिम नहीं आने देंगे। ठीक है? हम्म, वैसे ही उन्होंने कलेक्टर की जगह बड़ा ऑफिसर जो कल के अमेंडमेंट में बताया, जैसे सीनियर हम्म, ऑफिसर, वो हम्म, वही अश्योर करेंगे भैया मेरी सरकार होते हुए टीडीपी में मैं ऐसा कोई भी काम होने नहीं दूँगा। फिर हम्म, आप कलेक्टर की जगह तहसीलदार भी नियुक्त करते, तो भी नहीं होता। हम्म, हाँ, हाँ, ठीक है? अब हम्म, उन्होंने इस ये बोल के फँसा दिया है नीतीश कुमार को। हम्म, क्या नीतीश कुमार ने स्टेक होल्डर से बात की थी? हम्म, चंद्रबाबू नायडू ने इतना स्मार्ट मूव किया। देखो चंद्रबाबू नायडू को अपना बहुत वनवास के बाद वो सत्ता में आए हैं 10 साल के, हम्म, हम्म, 10-15 साल के। हम्म, और इसके बाद वनवास में आए तो अब वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, बहुत सारा काम करना चाहते हो। हम्म, मुस्लिम मतदाता उनके लिए बहुत अनिवार्य है। हाँ, ठीक है? भाजपा के लिए टीडीपी अनिवार्य है। ठीक है? हम्म, तो वो हम्म, बोलते हैं ना दूध देने वाली गाय की लाद भी अच्छी लगती है। हम्म, तो ये दूध देने वाली गाय है। इसके बाद 16 एमएलए एमपीज़ हैं लोकसभा हम्म, में, जो आप सरकार को टिकाए हुए हैं। तो उसको ये 16 एमपीज़ तब मिले जब उसका एक वजूद है राज्य में। उसी वजूद को पलीता लग जाएगा, तो फिर वो ना रहेगा वो, ना रहेगी आपकी बैसाखी, हम्म, और फ़ायदा तीसरे का होगा। हम्म, इसके चलते उन्होंने देर रात 12 बजे व्हिप जारी की। व्हिप में कहा कि सरकार को बिल का समर्थन करना चाहिए, करना होगा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि एक अमेंडमेंट और करेंगे हम। हम्म, अब यदि वो अमेंडमेंट नहीं लिया जाता केंद्र द्वारा, हम्म, तो क्या होगा? हम्म, क्या टीडीपी के 16 चले जाएंगे बाहर, वॉकआउट हम्म, करेंगे या विरोध में मत करेंगे? हम्म, मैंने कल भी आपको कहा था कि सवाल बिल पास होने का नहीं, जब बिल इंट्रोड्यूस करने का सोचा है तो नंबर इनके पास है तभी करेंगे। ऐसा कोई अपनी हाँ, सरकार स्टेक पे लगाने वाले लोग नहीं है। सवाल है कि ये बिल के बाद क्या, बिल के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, हम्म, वो चुनाव के नतीजों में दिखेंगे। हम्म, उसमें क्या लिपापोती करेंगे। दूसरी बात, विपक्ष के लिए सबसे बड़ा टूल क्या है इसमें? विपक्ष को पता है बिल पास हो जाएगा, लेकिन हम्म, चर्चा के दौरान विपक्ष पूरे मैसेज देना पड़े चाहेगा कि यदि आगे पीछे हम सत्ता में आए तो हम दूसरे धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम्म, धर्म में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए।
और यदि कोई धर्म में इंटरप्रेट कर, मैं किसी बहुत बड़े इसने कहा है, बुद्धिजीवी ने कहा है कि यदि कोई नेता धार्मिक बातें करता है, तो वो समझ लीजिए बहुत बड़ा चुटकुला है। तो ये चुटकुला ही है, जब आप धार्मिक बातें करते हो। बीजेपी यदि मुस्लिमों की इतनी हितैषी है, तो फिर मुस्लिम संगठनों को जो चाहिए वो दे दें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये सरकार का बहुत जबरदस्त है। सरकार काम करती है उद्योगपतियों के लिए और बिल फाड़ती है आम आदमी के नाम पे। उद्योगपतियों को ये विशिष्ट लॉबी को खुश करने के लिए आपने किसान कानून लाए और बार-बार ये बोला गया कि किसान की भलाई के लिए कानून लाए हैं, और एक पूरी फौज हो जाती मार्केट में खड़ी कि वो किसान की भलाई के लिए है, किसान की भलाई के लिए है। और अल्टीमेटली जब किसान समझ में आ गया कि ये हमारी भलाई के नहीं लिए हमको बर्बाद कर देगा, और जब किसान 1-1.5 साल डटा रहा और उत्तर प्रदेश के चुनाव आए तो सरकार ने कानून वापस लिया और ये बोला कि हमने तो भलाई के लिए लाए थे, वो समझ ही नहीं पाए हम क्या करेंगे। इस देश का किसान मूर्ख है, इस देश का युवा मूर्ख है, इस देश का लेबर मूर्ख है, इस देश में सब मूर्ख ही मूर्ख भरे हैं, सिर्फ शाह नहीं है। नहीं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू को रात को 12 बजे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जो अमेंडमेंट दिए वो मार्केट में आ गए थे, तो मुस्लिम समाज ने कहा होगा आप तो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं, अब अभी दो तीन चीजें और इस चर्चा में जरूरी है लाना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने साफ कर दिया है कि सभी दलों से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप किसी तरह इस बिल को रोको। आपने कहा अपोजिशन का, अपोजिशन इस समय कांग्रेस, खासकर कांग्रेस, कांग्रेस पर मुसलमानों की नजर है और मुसलमानों पर कांग्रेस की नजर है। सत्ता पक्ष जहां पर भाजपा है, भाजपा हर हाल में, जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं तो अपोजिशन बेनिफिशियरी होता है बाय डिफॉल्ट। इस समय बीजेपी बेनिफिशियरी है, संकट है बीजेपी के पार्टनर्स। अब बीजेपी बेनिफिशियरी कैसे, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं क्या चल रहा है। ये बहुत जरूरी है देखना। देखिए पहला देखिए, ये जी न्यूज है, वही सुभाष चंद्रा जो भी माफी मांग रहे थे रिया चक्रवर्ती के मामले में। देखिए क्या चलाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, वक्फ बिल, टूटेंगी 600 साल पुरानी मस्जिदें, मचा हड़कंप। 600 साल पुरानी मस्जिदें टूटेंगी, हालांकि आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन इस क्वेश्चन मार्क को कौन देख रहा है। वक्फ बिल जो है, टूटेंगी 600 साल पुरानी मस्जिदें, उसके नीचे ओप इंडिया है, ये संघ और इसके रिश्ते क्या हैं तमाम लोगों को पता है, पत्रकारिता जो है। वक्फ संशोधन बिल 2024 के खास प्रावधान, इसमें भी अंदर यही बताया गया है कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके नीचे देखिए टाइम्स नाउ नव भारत, नविका कुमार का नव भारत, वक्फ बिल, वक्फ का खेला खत्म, 22 घंटे बाद मस्जिदें छिन जाएंगी। ये इसलिए दिखा रहा हूं, वो रात की मीटिंग और ये 22 घंटे बाद। एक तरफ में बड़ा सीधा सा सवाल है भाव, भाजपा के जितने ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हैं, शाह से लेकर के और रिजिजू तक और नीचे के जितने तमाम, उनका नाम क्या क्या गिने, सब बता रहे हैं कि मुसलमानों के हित में है और समझ नहीं पा रहे हैं मुसलमान, विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं। ये जो जिनको जोशी जी वहां पर बैठे हुए पीएमओ वाले जो हेडलाइन बताते हैं, तो नाम के साथ कर हेडलाइन बताते हैं, हेडलाइन तय होती है, हर चैनल में टॉप लेवल का आदमी जान रहा है। ये हेडलाइन कौन बनवा रहा है, 600 साल पुरानी मस्जिदें छिन जाएंगी, मस्जिदें हाथ से निकलने वाली हैं, यही समझाना है। ये दो तरफ, एक होता है ना कि दोगलापन का पराकाष्ठा, वो नहीं, सारे सरकार यदि ये कहती है कि मस्जिदें छिन जाएगी, मस्जिदें टूट जाएगी, ये सब भ्रम फैला रही है विपक्ष, ये बोलते हैं ना सरकार, तो फिर ये भ्रम फैलाने वाले चैनलों पे एक्शन क्यों नहीं? एक्शन का इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। मैंने एग्जैक्टली तो ये दूसरी बात, भगवान खेड़े को रोकेंगे एक्शन ही बोलने। नहीं, इनके ऊपर मुकदमे हो जाने चाहिए, हाँ, क्योंकि हिंदू ये मुसलमानों को भड़का रही है बोल के हाँ, 600 साल पुरानी मस्जिदें खत्म हो रही है।
हम्म, ये यहाँ के मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे हैं। ये हम्म, बाहरी दुश्मन जो है भारत के, उनके हाँ, लिए ये यहाँ ग्राउंड तैयार कर रहे हैं हम्म, कि यहाँ भड़का हुआ युवा है, उसको आप तेल दे दीजिए, रॉकेल दे दीजिए, डाल दीजिए उसमें, और हम्म, भड़काइए इस देश के दंगे को। हम्म, भाई 600 साल पुरानी मस्जिद किस अधिकार से लेके जाएगी? कौन सा इस एक्ट में कहाँ प्रावधान है कि जो 600 साल पुरानी मस्जिदें टूटेगी? हम्म, कहाँ प्रावधान है? हम्म, इसका मतलब ये मनीषा है सरकार की, हम्म, अपना हिंदू वोट कंसोलिडेट करने का। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए या उनके बेटरमेंट के लिए नहीं आ रहा है। ये हिंदुओं को खुश करने के लिए ला रहा है। जो बिल्कुल। तथाकथित इनका वोट बैंक है, हार्डकोर हिंदू, हम्म, उनको 2 टाइम की रोटी नहीं चाहिए, उनको बेटे को रोजगार नहीं चाहिए, उनको महंगाई कम नहीं चाहिए, उनको रुपए की कीमत और 200 रुपए भी हो गई तो चल जाता है, डॉलर 200 रुपए हो गया तो भी चल जाएगा। हम्म, उन्हें देश पे कर्जा बढ़ जाएगा तो चल जाएगा, उन्हें किसान मरते हैं, वो अपने आप जीवन लीला खत्म करते हैं तो वो चल जाएगा, रेलवे के एक्सीडेंट बढ़ते हैं तो चल जाएगा, डाटा हैक होता है, डिफेंस का डाटा हैक हो गया बताइए आप, वो चल जाएगा। इन्हें सब कुछ चल जाएगा, चाइना अपनी जमीन में घुसता है वो भी चल जाएगा। हम्म। इन्हें सिर्फ नहीं चाहिए ये मस्जिद, मुसलमान नहीं चाहिए इस देश में। उन लोगों को ये फॉडर दे रहे हैं, उन लोगों का ये खाद्य है। हम्म। तो इसीलिए इन हेडलाइन चलने देते नहीं, मैं तो हैं। ये और कहता हूँ कि ये सरकार जब का हेडलाइन एक्सेंट है चलती भाव। है, ये हेडलाइन जब चलती है, तो ये अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जवाबदेही है कि पूछना कि भैया ये कैसे चल रही है हेडलाइन, हम्म, सरकार इस पे क्या कर रही है। 1 लाख से ज्यादा वीडियो रिमूव किए हैं गवर्नमेंट ने हम्म, पिछले 4-5 महीने में, हम्म, जो देश के लिए घातक है। यदि आप करो कि रेलवे मंत्रालय में घपला हो गया है, या रेलवे मंत्रालय, एचएएल और इंडियन ऑयल में अमेरिकन कंपनियों ने रिश्वत दी है, ये हम्म, अमेरिकन कंपनियां स्वयं मान गई है और उन्होंने उसके लिए पेनाल्टी दी है अमेरिका में, हम्म, ये खबर देने पे फिर वीडियो हटता है, क्योंकि भाई वो देश की छवि खराब कर रहे हो आप। हम्म। लेकिन ये जो 600 मस्जिद वाला मामला है, इससे ये लोग क्या कर रहे हैं? जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में है, जो हिंदू पाकिस्तान में है, उनके लिए और नरक के दरवाजे खोल रहे हैं आप। हम्म। आप पूरे विश्व के मुसलमानों को भारत के खिलाफ कर रहे हैं, 600 साल की मस्जिद ही तोड़ने के बाद करके। तो नहीं, पर्पस क्या? हम ये जब ये बातें आंध्र का और बिहार का मुस्लिम सुन सुन रहा होगा, देख रहा होगा, तो उसके मन में सवाल नहीं आ रहा होगा कि हमको मूर्ख बना रहे हैं। हम्म, चंद्रबाबू नायडू कहती कि किसी भी हालत में मैं किसी मस्जिद को हाथ लगने नहीं दूंगा। ये टीडीपी की सरकार आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की पूरी सुरक्षा का ख्याल रखेगी। हम्म। और ये एक्ट के लिए आप मतदान कर रहे हो जिसमें 600 साल पुरानी मस्जिद गिरने की बात हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी टीवी कह रहा है। नवभारत बोल रहा है, नविका ये का। नवभारत, नविका का नवभारत टाइम्स का वो टीवी बोल रहा है। हम्म, तो ये जब आप डबल स्टैंडर्ड की बात करते हो और आपको लगता है कि आप डबल स्टैंडर्ड की बात करते हो, तो लोग इतने मूर्ख है कि समझ में नहीं आ रहे। लोगों को आपने जब 3 अमेंडमेंट दिए, तो लोगों को समझ में आ गया, मुस्लिम नेताओं को वहां पे, कि ये 3 अमेंडमेंट आपको मूर्ख बनाया दिल्ली ने। हम्म। तूने रात को ही कांटेक्ट किया होगा, इसलिए रात को 12 बजे एक नया अमेंडमेंट आया ये कि नॉन ये मुस्लिम अमेंडमेंट बोर्ड में होंगे कि नहीं होंगे। ये अमेंडमेंट शाह क्या एक्सेप्ट करेंगे? मैं सरकार की बात ही नहीं करता, सरकार मतलब शाह, और शाह ये मतलब सरकार। यदि यदि ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो चंद्रबाबू नायडू अपना क्या मुंह दिखाएंगे? हम्म, मैंने क्या कहा, इसमें अमित शाह जी बिल पास करवा लेंगे, हम्म, ठीक है, वहां चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हिट होंगे, हम्म, और विपक्ष की बल्ले बल्ले है, क्योंकि विपक्ष इस पूरे डिस्कशन में सेक्युलर कौन, नॉन सेक्युलर कौन, इसकी परिभाषा रेखांकित करने का प्रयास करेंगे।
ये जनता पे छोड़ देते, जनता क्या सोचती है। ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कोई भी किसी भी चीज पे कोई भी मुसलमान बोल देगा ये वक्फ की जमीन है तो सरकार उसको कुछ नहीं कर सकती, देना ही पड़ेगा, ये मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा यदि रूल होता और ऐसा कानून होता तो पूरा भारत ही वक्फ हो जाता। लेकिन आपने कहा कि नीतीश नायडू क्या मुंह दिखाएंगे, नीतीश तो तैयार है अपना मुंह दिखाने के लिए। नीतीश ने अपना जो है हटा दिया है चेहरे से नहीं, नकाब, उनका देखिए मुंह सब दो देख रहे बातें हैं, हैं कोई मुंह दिखाई भी आशीष जी। देने वाला नहीं है। नीतीश और चंद्रा बाबू में दो बेसिक फर्क है। चंद्रा बाबू की पार्टी उनके कंट्रोल में है, नीतीश की पार्टी बीजेपी के कंट्रोल में। हाँ। चंद्रा बाबू ने शेर की सवारी नहीं की है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने शेर की सवारी की है। और यहां नीतीश ने बीजेपी की सवारी की। ये बेसिक फर्क है। अच्छा, पवन कल्याण ने ऐलान कर दिया है, पवन कल्याण ने अब मतलब जो थोड़ा सा और इसको खोल देते हैं कि चंद्रबाबू हैं जो पेच फंसाए ऐन वक्त पे। पवन कल्याण उनके साथी हैं, उन्हीं की सरकार में है। पवन कल्याण की राजनीति में अगर सबसे बड़ा कोई ताकत है तो चंद्रबाबू है। चंद्रबाबू के सहारे उनकी राजनीति है, उनके 2 सांसद भी चंद्रबाबू के सहारे हैं। चंद्रबाबू के साथ नहीं होते तो संसद भवन का मुंह नहीं देख पाते। हालांकि इस समय वो मोदी जी बीच बीच में एकाएक किसी एक पर फिदा हो जाते हैं, तो इस समय मोदी जी पवन कल्याण पर फिदा है। वो हर मीटिंग में उनको अलग से स्पेशली उनके साथ कुछ ना कुछ कॉमेडी और जोक करते रहते हैं, उनको गले लगाते रहते हैं। पवन कल्याण 2 सांसद के साथ तैयार है। अजीत पवार का स्टैंड अब आपको क्लियर हो सकता है। अभी मैंने कई जगह देखा कि अब तक क्लियर नहीं है कि अजीत पवार कितना करने वाले हैं लिप सर्विस, आपके भाषा में लिप सर्विस कितना करेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बाला साहब की बात सुनेंगे उद्धव ठाकरे या राहुल गांधी की बात सुनेंगे, किसका आदेश मानेंगे, ये देखने का वक्त है। नहीं, सवाल ये है कि बाला साहब ठाकरे को मानेंगे आप, हम्म। देवेंद्र फडणवीस, हम्म। या देवेंद्र फडणवीस संघ की बात मानेंगे या मोदी की बात मानेंगे, ये देखना है। हम्म। देवेंद्र फडणवीस के लिए दैवत कौन है, अमित शाह मोदी है कि बाला साहब ठाकरे है? हम्म। देवेंद्र फडणवीस तो उस भूमि से आते हैं जो संतों की भूमि कही गई है। हम्म। और जितना संत तुकाराम से लेके ज्ञानेश्वर से लेके तुकडोजी महाराज तक जो संत परंपरा रही है महाराष्ट्र में, जिस शाहू फुले की बात करते हैं वो परंपरा रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा रही है। वो परंपरा दूसरे के धर्म में इंटरफेयर करने की कहाँ है? तो देवेंद्र फडणवीस को ये बताना होगा कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना दैवत मानते हैं या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मानते हैं। पहले वो बात तो क्लियर करें। वो संघ को अपना मानते हैं या मोदी अमित शाह को मानते हैं? क्योंकि जब संघ ने कहा कि किसी भी हालत में वो औरंगजेब की मस्जिद का कोई इशू उठाने की जरूरत नहीं है, वो काल बाह्य हो गया है। और देवेंद्र फडणवीस हाउस में कहते हैं कि मेरी मजबूरी है कि वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ रहा, नहीं तो मैं कब का फेंक देता उसको। तो फिर आप सीधा सीधा संघ से टकराव ले रहे हैं। सवाल ये है। संघ की पाठशाला तो वैसे भी छोड़ चुके हैं। संघ ने क्या कहा, भैया जी जोशी ने कहा कि भाई औरंगजेब ने अफजल खां की कब्र बनवाई थी, तो ऐसे मामलों शिवाजी क्यों ने पढ़ना। शिवाजी ने अफजल खां की जो है खुद ही कब्र बनवाई। लेकिन उससे ज्यादा बीड में मुसलमान क्यों न संदेह की दृष्टि से देखे, क्यों न देखे। बीड में मस्जिद में धमाका हुआ, 2 पकड़े गए, विजय और श्री राम, दोनों के नाम में राम। उन दोनों पे बुलडोजर कहाँ है, यूएपीए कहाँ है? आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से आतंकी उनको क्यों नहीं कहा जाए, वो क्यों न कहा मैं जाए। और वो कोई उसी पटाखा नहीं फोड़े थे, जिलेटिन जिलेटिन की छड़ों से उन्होंने बम तैयार किया था।
अभी तक इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जाना चाहिए था आज। जैसा अंबानी के घर के सामने ही गाड़ी मिल गई तो एनआईए घुस गया था, यहाँ एनआईए नहीं आया। लेकिन मैं उसी भीड़ की दूसरी बात भी बताता हूँ आपको। वहां सत्ताधीश बुलडोजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो जिन्होंने जिलेटिन फेंका दोनों के इसमें नाम में राम है, ठीक है। लेकिन संतोष देशमुख नाम के जिस सरपंच की हत्या हुई, वो जो गांव है मस्साजोग, आशीष भाई, उस गांव में ईद नहीं मनी इस साल। मुसलमानों ने ये कहा कि ये जो सरपंच है जिसकी हत्या हुई है, ये हमारे भाई जैसा था। उसके दुख में हम ईद नहीं मनाएंगे, और मस्साजोग में इस साल ईद नहीं मनाई। यह है मेरा भारत। एक मराठा सरपंच, उसकी हत्या होती है, और उसके जाने के गम में मुसलमान ईद नहीं मनाता। ये उदाहरण है। हमें इस भारत को बचाना है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज वाला भारत है। ये मस्साजोग छत्रपति शिवाजी मस्साजोग ने जो बताया, वो छत्रपति शिवाजी, उनको अधिकार है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलने का। हाँ। बाकी लोगों को अधिकार नहीं। जब जब ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, ये मेरे महाराज को अपमानित करते हैं, यकीनन अपमानित करते हैं। क्योंकि श्री राम हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, संभाजी महाराज हो गए, ये पूजने की चीजें नहीं है, ये जीवन में उतारने की चीजें। गीता को रोज घर में रख के पूजा मत करो, गीता को पढ़ो और समझो। तो जो चीजों में घूम रहे ना, उससे बहुत ऊपर चले जाओगे आप। अब तो सवाल ये, आज फिर वापस यदि हम इस पे आए, तो चंद्रबाबू नायडू ने पेज फंसा दिया, और मुझे लगता है कि वोटिंग तक, मैं बार बार आपको कह रहा था कि ये 2 दिन बड़े क्रुशियल है। वोटिंग तक और क्या क्या अमेंडमेंट होंगे, बिल पास करना हो तो अमेंडमेंट एक्सेप्ट करने होंगे। बीजेपी इसी में खुश मानेगी, चलो अपनी जितनी जहाँ सरकारें हैं वहां, और जिस दिन हम आंध्र प्रदेश में अपने बलबूते पे आ जाएंगे आगे पीछे 10-15 साल में, तब हम रगड़ देंगे। लेकिन अभी तो जहां जहां हमारी राज्य है, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, वहां हम रगड़ सकते हैं। यदि राज्य सरकार के हाथ में भी ये दे दिया तो उन्हें ये नहीं कहा कि भाई नहीं होना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू भी बड़ा स्मार्टली खेला। बहुत स्मार्ट। उन्हें ये नहीं कहा कि भाई उस बोर्ड में नॉन मुस्लिम होने ही नहीं चाहिए। उन्हें कहा कि ये राज्य पे छोड़ दीजिए, राज्य तय करेगा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मतलब आप अपने जगह पे लगा दीजिए, मैं मेरे यहाँ नहीं लगने दूंगा। तो आप भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन तो इतना जरूर है कि नीतीश कुमार ने स्टेक होल्डर से बात नहीं की अमेंडमेंट भेजने के पहले, और चंद्रबाबू नायडू ने की। यह है बेसिक फर्क। लेकिन ये बात भी है कि दोनों जगह पे पत्र जो है वो दिल्ली से ड्राफ्ट होके गए थे। एक ने आंख बंद करके साइन किया, एक ने आंख बंद करके साइन तो किया, लेकिन फिर धीरे से एक आंख खोल के देखा कि क्या हो रहा है। अरे बाबा, ये तो गड़बड़ का मामला है। तो रात को 12 बजे मीटिंग लेके बिल्कुल ये एक अमेंडमेंट मांगा है। यही अगली बात है। नीतीश कुमार आंख बंद करके साइन उन्होंने किया न किया, जबरन उनकी आंख बंद करवा साइन करवा लिया गया। नीतीश उस हालत में भी नहीं है कि पढ़ करके, ये मैं सेहत की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक कंपल्सन, राजनीतिक मजबूरी आ रही राजनीतिक है। कंपल्सन। मैंने वही तो कहा, वहां चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी की सवारी की है, यहाँ बीजेपी ने नीतीश की सवारी की है। फर्क ये है। तो और हम दूर से देखते हैं, कि नीतीश भी बीजेपी के साथ है और चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी के साथ है। लेकिन कौन कैसा साथ है, ये जब नजदीक जाके देखते थे, अरे बाप रे, ये तो उसके ऊपर बैठा है और ये उस पे बैठा है। ये फर्क है। चंद्रबाबू अपनी पार्टी चला रहे हैं और नीतीश की पार्टी अमित शाह चला रहे हैं। नीतीश की पार्टी में सारा डिसीजन, दिल्ली से पटना तक का डिसीजन भाजपा तय कर रही है।
जैसे हम लोग कहते थे कि बहन जी की सूची कहाँ बनती है प्रत्याशियों की, तो अब तो नीतीश हाँ, कुमार के हाँ। साथ वही हालत है। और स्टेक होल्डर से बात करने की हालत में भी नीतीश कुमार नहीं है, क्योंकि स्टेक बिल्कुल नहीं। होल्डर अब नीतीश कुमार को समझ चुके हैं। और वो बिल्कुल, इफ्तार बिल्कुल, पार्टी का बहिष्कार करके उन्होंने दिखा दिया कि अब वो नीतीश के इफ्तार में भी जाना बिल्कुल। उनके लिए, हाँ, गवारा नहीं है, वहां भी नहीं जाएंगे। तो खैर, और ये यहाँ बिहार यहाँ पे चुनाव मैं और जैसा। बता दूं कि हाँ, चंद्रबाबू नायडू ने जब इफ्तार पार्टी दी थी, तब भी हाँ, चंद्रबाबू नायडू ने इस वक्फ बोर्ड पे बात की थी। हाँ, और तब भी उन्होंने कहा था कि हम आंख बंद करके समर्थन नहीं करेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी बातें रखेंगे और अमेंडमेंट करवाएंगे। हाँ, हम्म। तो मुस्लिम अब इसका समाज तो पहला इंतजार ही कर इम्पैक्ट। रहा था। समाज इंतजार कर रहा था कि चंद्रबाबू नायडू बात करेंगे। लेकिन हम्म, दिल्ली से ड्राफ्ट गया, चंद्रबाबू जी ने भेज दिया, वो मार्केट में ओपन हो गया। हम्म। रातों रात मुस्लिम समाज एक्टिव हो गया होगा। तो आनंद फानंद में ये अमेंडमेंट आ रहा है। इस अमेंडमेंट से शाह कितना फंसेंगे, या चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में अपनी फेस सेविंग कितना करेंगे, ये दोनों है। आंध्र प्रदेश, ये ये देश में नहीं, आंध्र प्रदेश में अपनी फेस सेविंग, या शाह कितना फंसेंगे। नीतीश, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और इस बिल का पहला इम्पैक्ट अगर दिखा देखने को मिलेगा, तो जनता बिहार, दल यूनाइटेड पे, मैं बिहार में नहीं कर रहा हूं, इस बिल का जनता दल पहला यूनाइटेड इम्पैक्ट पहला इम्पैक्ट। जनता दल यूनाइटेड पर दिखेगा, नीतीश कुमार पर दिखेगा। वक्त ज्यादा है भी नहीं, बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है संसद में। तो अब आगे देखिए, अब तो कमान नो 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 के हाथ में है। देखते हैं कितना नो होता है और कितना एस कितना होता यस है, यस क्योंकि होता बिल जब है। पास होता है तो वहां पर भी नो और एस होता है। तो कितना नो होता है, कितना एस होता है, ये देखने के अब वक्त शुरू हो चुका है। अब देखिए, ये चलेगा लोकसभा राज्यसभा घमासान। और विपक्ष की भी भूमिका पर नजर रखिएगा। विपक्ष के नेता बोलते क्या है संसद में? वही ये कांग्रेस जो बोलने के लिए, जैसे हमने कल बताया था कि भाजपा ने 7 लोकसभा में 5 राज्यसभा में तय किए हैं, कांग्रेस बोलने के लिए किसे तय करती है? कहीं ऐसा आदमी तो नहीं खड़ा कर देती है जो शाह का लिखा हुआ भाषण पढ़ दे वहां? यह भी सवाल है। कुछ कुछ नहीं पता। अभी देखते हैं क्या होता है। नाई नाई बाल हाँ, कितने अभी पता पड़ जाएगा शाम तक। शाम तक सब सामने आ जाएगा। हमें इजाजत दीजिए। अब ये लगातार हैपनिंग्स हैं, अपडेट जो भी होगी हम लेकर के आएंगे आप तक। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे। कार्यक्रम यही होगा, भाव साथ में होंगे। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।